मैं तो ये मानता हूँ कि कमलनाथ जी को या और नीति निर्धारकों को एक राजनीतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए था। उन्हें इस तरह की स्थितियां नहीं बनानी चाहिए थी कि एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच में इस तरह का चुनाव हो, कलह हो, परेशानी हो और ऐसे परिवार टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो ये इनका उद्देश्य ही है कि परिवार तोड़ो। अभी तक तो ये देश तोड़ने का काम कर रहे थे, अब ये परिवार तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के सागर की जनता से निवेदन कर रहे हैं, आप हमारी जो इंटरव्यू जो है वो दिलीप बौछार को बहुत अच्छे से देखें। ख़ास तौर से जो तालाब के बारे में हम कह रहे हैं वो सुने और फिर जो हमारी डीपीआर बनी है उसे टैली कर लें। मेरी एक बात भी असत्य पाई जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अभी सिंगाड़ी की खेती क्यों नहीं अलग कर रहे, तो जो पाप हमसे क्यों करवा रहे हो। रैकवार समाज, अगर हम आज उनकी वो फसल को नष्ट कर दें तो भूखे मरने की स्थिति आएगी। अनेक लोग आत्महत्याएं करेंगे, उन आत्महत्या की जिम्मेदारी लेते हैं क्या ये? अब जनता जानी देख रही कि जो बनिया खड़ो होगा, जो फलानो खड़ो होगा, जो ढिमको खड़ो होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल देखती है और ये जानती है कि कमल के फूल वाला जो भी दल होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, वो विकास के लिए काम करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। और सागर को हम सबको सपना है कि सागर महानगर बने। रैली में कौन टाइप को विकास हो रहा है, खुरई में कौन कितना तेजी से विकास हुआ है, सुर्खी का मामला है। जहाँ मंत्री हैं वहाँ पे विकास की गति निश्चित रूप से ज़्यादा है। तो सागर की जनता भी अब चाहत है, उनकी भी ख्वाहिश है कि सागर को भी अवसर मिले ताकि सागर में भी जो विकास का जो अभी पहिया तो तेज है ही, अब उसमें पंख लगो चाहिए। सागर की जनता को विकास का जो सुख है वो चख लिया उसने। अब वो किसी जाति पाति पे भी नहीं वोट देती है, वो उस दल को वोट देती है जिस दल के मुखिया सम्मानीय नरेंद्र मोदी हैं और जिस दल के नेतृत्व मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा जनप्रतिनिधि कर रहा है। ये चुनाव में हम क्या देखा थे सचिन भैया कि सागर की जनता ने इतनो स्नेह दे रही है। हम जहाँ जाते हैं जनसंपर्क के लाने तो वे तो हमें आगे तक को आशीर्वाद देते हैं कि हम विधायक नहीं भैया, ये बार तो हमें मंत्री चाहिए और विकास चाहिए। और सागर में हर एक व्यक्ति का अपना पट्टा, अपनी ज़मीन होगी और उस पे 2.5 लाख रुपए से हम लोग उनको मकान बनाने का पैसा दे देंगे। सागर में कोई भी व्यक्ति अब किराए के मकान में रहेगा ही नहीं, उसका खुद का अपना मकान होगा। कमलनाथ जी ने धीमे धीमे जितनी हमारी अच्छी योजनाएं थी जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा था, संबल योजना, गर्भवती माताओं बहनों को 16,000 रुपये मिल रहे थे। कभी किसी व्यक्ति की, मुखिया की ऐसी दुर्घटना में कभी अकाल मृत्यु हो जाए, उनको 2 लाख रुपए मिल जाते। दुर्घटना अगर एक्सीडेंट में हो गई 4 लाख रुपए। ये राशि किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संबल था। मजदूर बहनों भाइयों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है ये, वहाँ उन्होंने सबसे पहले बंद करी। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की हृदय स्थली सागर में, और सागर जिला को हृदय स्थल या मुख्यालय जी को कही जाते हैं वो है सागर शहर। और इतने चुनाव धीरे धीरे तेज हो रहा है। हमारे संगे शैलेंद्र जैन जी हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सागर शहर में ये बेर फिर से प्रत्याशी। भैया 3 बेर के बाद अब चौथी बेर की क्या तैयारी? बुंदेली बौछार
को और सम्मानित सचिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सागर के हमारे जो बहन भाई हैं, मतदाता बहन भाई हैं, वरिष्ठ जन हैं, उन सबको जय श्री राम। और ये चौथा चुनाव जो है हम समझते हैं कि सागर के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी ने पहली बार चौथी बार दाव हुई है। इसके पहले सफ़ी सेठ 3 बार विधायक रहे शुरुआत दौर में, जब सीपी और बरार था उस समय से। बस फिर बहन सुधा जैन भी 3 बार चुनाव में विजयी हुई। सागर की जनता ने हमको भी 3 बार अवसर दिया। खूब स्नेह, खूब लाड़ दुलार सागर की जनता को मिलो। और अब जो चौथी बार, और जो टिकट भाव है, ये टिकट पार्टी हाई कमान का जो आदेश है, उसके पीछे सागर की जनता की भावनाएं जुड़ी हैं। सागर की जनता ने जो सर्वे में अपनी मन की बात कही, तो वही बात के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौथी बार सागर में अपना प्रत्याशी बनाव है। तो इस सब में सागर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सागर की जनता का हमेशा ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे एक राजनीतिक हैसियत दी, उन्होंने मुझे समूचे पूरे मध्य प्रदेश में लोग हमें जानने लगे। और जो उत्कृष्ट विधायक को बीच में पुरस्कार मिलो, वो भी हम ये मानते हैं कि सागर की जनता का ही स्नेह है। अगर उन्होंने इतना विश्वास न करो हो तो ये सब चीज़ें हमारे लाने जीवन में कहाँ संभव होती। तो हम मानते हैं कि हमारे जीवन में राजनीतिक जो हमारा अभ्युदय भाव है, वो में सागर की जनता का बहुत बहुत योगदान है। मैं सागर की जनता को जो ऋण है, जो कब उन्हें चुकाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहे कि जब तक हमारे शरीर में जान है, जब लोग हम सागर की जनता की सेवा करत रहे हैं। हालांकि जो हमारा अंतिम चुनाव हम मान के चलते हैं, काहे से कि हम भी जो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें भी तो कहूँ मौका मिलो चाहिए। तो ये हमारा अंतिम चुनाव है और इस चुनाव में हमारी भी इच्छा है, सागर की जनता भी चाहत है कि अब विधायक तो उन्हें 3 बार बना दो, अब चौथी बार जो है वो भी आशाओं से भरे हैं। वो भी देखते हैं कि रैली में कौन टाइप को विकास हो रहा है, खुरई में कौन कितना तेज़ी से विकास हुआ है। सुर्खी का मामला है, जहाँ मंत्री हैं वहाँ पे विकास की गति निश्चित रूप से ज़्यादा है। तो सागर की जनता भी अब चाहत है, उनकी भी ख्वाहिश है कि सागर को भी अवसर मिले, ताकि सागर में भी जो विकास का जो अभी पहिया तो तेज़ है ही, अब उसमें पंख लगो चाहिए और पंख लग के सागर को विकास हो। लेकिन आप कह रहे कि आखिरी चुनाव है, तो जो पब्लिक में भी ऐलान आपने कर दो या जनसंपर्क के दौरान जब बात कह रहे हैं? हम अपने पार्टी फोरम पे, पार्टी की बैठकों में ये बात कह चुके हैं कि जो हमारा अंतिम चुनाव हुई है और अंतिम चुनाव होना भी चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, कुछ और वरिष्ठ जन हैं, उन्हें कभी अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो, मैं क्षमा करिएगा, मैं बाकी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी ये निजी राय हमेशा रहती है कि व्यक्ति को पार्टी ने खूब मौका दो, सागर की जनता ने बहुत स्नेह दो। ऐसे ही जब व्यक्ति क्रिकेट में या खेल में कभी अपने चरमोत्कर्ष पे हो, तब उसको अपने करियर से रिटायरमेंट ले लो चाहिए। ये चुनाव में हम क्या देखते हैं सचिन भैया
कि सागर की जनता ने इतनो स्नेह दे रही है। हम जहाँ जाते हैं जनसंपर्क के लाने, तो वे तो हमें आगे तक को आशीर्वाद देते हैं कि हम विधायक नहीं भैया, ये बार तो हमें मंत्री चाहिए और विकास चाहिए, और जो मान सम्मान और जो आत्मविश्वास उनका दिख रहा है, तो ऐसा मुझे आज तक के चुनाव में 3 चुनाव हम लड़ चुके हैं, इतना स्नेह कभी नहीं मिला, इतना प्यार, इतना दुलार, बड़े बूढ़े। और ये बार एक अच्छी बात जो हमें दिखाई दे रही है, हालांकि हमने कभी विकास के मामले में पक्षपात नहीं करो कि जो हमारे दल को जीतो भाव पार्षद है इतने काम ज़्यादा करो चाहिए, कहीं दूसरे दल का पार्षद है उतने कम काम करो चाहिए, ये भाव मन में कभी आओ नहीं है। कोई जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा हमें तवज्जो देना है, हमने जो भी नहीं करो जीवन में, हमने समभाव से सारे लोगों के साथ काम करने की कोशिश करी। तो हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम भाई बहन, कल केशवगंज में इतना स्वागत करो उनने कि हमने फिर अपने बंधुओं से कहा कि बहुत विलम्ब हो रहा है, तना जल्दी हमें संपर्क करने हैं, तो अगर थोड़ा सा ये कम किया जा सके तो वो करना चाहिए। लेकिन वो बूढ़ी माताएं बहनें जिनके साथ हमारा कई पुश्तों का संबंध है, वो बाहर आ के उनने कहा नहीं भैया, एक तो लाड़ली बहना ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी अल्पसंख्यक समुदाय की बहनों ने भी बहुत बड़ी तादाद में लाड़ली बहना योजना का खूब लाभ उठाया, उससे वो निश्चित रूप से सरकार से उपकृत हैं। फिर उन्हें एक भय और सताते हैं, वो भय है कि पिछले चुनाव में 2018 में जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार दुर्घटनावश सत्ता में आई, बहुमत तो नहीं मिला उन्हें, बल्कि जनादेश जो था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था, आधा % वोट कांग्रेस से ज़्यादा मिला भाजपा को, उसके बावजूद भी अंक गणित में हम लोग थोड़े से पिछड़ गए। चाहते तो जो राजनीति में हो जाए वो किया जा सकता था, लेकिन हम लोग शुचिता, स्वच्छता, आदर्शों की राजनीति, तो हम लोगों ने सरकार बनाने से मना ही कर दिया। इस्तीफा दिया, माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ गए। कमलनाथ जी ने धीमे धीमे जितनी हमारी अच्छी योजनाएं थी जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा था, संबल योजना, गर्भवती माताओं बहनों को 16,000 रुपये मिल रहे थे। कभी किसी व्यक्ति की, मुखिया की ऐसी दुर्घटना में कभी अकाल मृत्यु हो जाए, उनको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। दुर्घटना अगर एक्सीडेंट में हो गई 4 लाख रुपए मिलते। ये राशि किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संबल था। मजदूर बहनों भाइयों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है ये। वहाँ उनने सबसे पहले बंद करी। काय भैया, आप मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, हम गरीबों के साथ हैं, हम मज़दूर भाइयों बहन, ये नारे देवे वाले व्यक्तियों ने वो हमारी योजना ही बंद करी। इससे किसका नुकसान हुआ? भाजपा का नुकसान नहीं हुआ, इससे कांग्रेस का नुकसान हुआ और जनता उनके खिलाफ हो गई। छल किया बेरोजगार भाइयों के संगे। 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक बेरोजगार को एक धेला नहीं मिलो, तो बेरोजगार छला गया, किसान भाई छले गए। हमारी तीर्थ दर्शन योजना, बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग ऐसी शानदार तरीके से यात्राएं कर रहे थे, पाबंद करा दी। कन्यादान योजना, राशि बढ़ाई लेकिन योजना का पैसा ही बंद कर दो। एक भी बहू बेटी के खाते में एक धेला नहीं आओ। सो ये तमाम चीज़ें लोगों के जहन में भरी पड़ी हैं कि अगर ये आ गए दद्दा तो हमारी कहो लाड़ली बहना बंद हो जाए, कहो हमारी
अन्य बड़ी अच्छी योजनाएं जो जनता के लिए। तो जनता जो है कांग्रेस की छल कपट की नीति समझ चुकी है और जनता जो है, सागर की जनता तो भारतीय जनता पार्टी में है और पिछले 30 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रही है। हम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि या सागर के प्रतिनिधि होने के नाते जो कछु बन सकते सब कछु करने की कोशिश करी। सागर को पिछले 5 साल में आमूल चूक परिवर्तन करने के हम लोगों ने प्रयास करो है। आप भी भैया चूँकि बुंदेलखंड के आओ, आप भी देखत हुई हो कि सागर में का हतो। सागर में खेल के मैदान के नाम पे एक स्टेडियम हतो जिनमें भैंसें लोरत थी। 60 साल आपने शासन करो, वही को उद्धार कर दो हो तो सोचे ही नहीं है। इनका ध्येय अलग होता है। ये आते ही हैं सत्ता में आनंद उठाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जब भी देश के किसी भी कोने में आए, केंद्र में आए, राज्य में आए, एक ही उद्देश्य, विकास विकास। आज विकास दिख रहा है। अब विकास के नाम पे मखौल उड़ाने के लिए तन तन से दिखाते हैं। वो में जो होगा, वो सड़क में जो गड्ढा होगा, वो में फलानो होगा। एक मकान बनाने में व्यक्ति को मशक्क़त करनी पड़ती है। पूरा मोहल्ला परेशान हो जाते हैं, पूरा मोहल्ला दुश्मनी पे आ जाता है। कहूँ धूल उड़ रही है, कहूँ आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। और सामने खड़े होकर जो मकान बनवाते हैं वे भी जानते हैं कि कहूँ बीम टेढ़ी हो जाते हैं, कहूँ कॉलम झुक जाते हैं, कहूँ प्लास्टर में क्रैक्स आ जाते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। ऐसे में जब पूरे शहर के पुनर्निर्माण का काम चल रहा हो, सड़कें हों, खेल के मैदान हों, 48 ही वार्डों में पार्क हों, मतलब सागर की जनता ने जो जो सोचो है। तो सागर के तालाब पे भी आप बात करिए, हम सागर के तालाब पे सिलसिलेवार बात करेंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर, मुझे नहीं लगता कि पूरे मध्य प्रदेश में इस श्रेणी को एलिवेटेड कॉरिडोर हुई है। हमारी यातायात व्यवस्था सुगम हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर हमेशा राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में रहता, तो अब वो एजेंडा ही ख़त्म होगा। हमने ट्रांसपोर्ट नगर बना दो। डेयरी विस्थापन लगभग 90% हो गई। आप देखेंगे अब बस स्टैंड, अब आप देख रहे हो कि शहर बदल रहा है, फैल रहा है। शहर के बीचों बीच हमारा बस स्टैंड, बसें आ रही हैं, जा रही हैं, रेलम पेल मची है। कभी सोची इन लोगों ने कि भैया बस स्टैंड अब यहाँ की जगह शहर के ऐसे हिस्सा में ले जाए। एक नहीं, हमने 2-2 बस स्टैंड बना ले। सिटी बस सागर में चलो चाहिए, ये लंबे समय से मांग चल रही थी। वो मांग की पूर्ति कौन ने करी? सागर में जो कछु भी परिवर्तन की बयार आप देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बुंदेलखंड के लाने, ख़ास तौर से सागर के लाने जितनों करो है। कभी किसी दल ने सागर की जनता की और सागर की चिंता ही नहीं करी है। चिंता नहीं करी तो यही से जब आप कह रहे कि 30 साल से भाजपा को चुन रही सागर की जनता, यही वजह से अब घर के भीतर ही कोशिश करी कांग्रेस ने कि अब और तुम व्यवस्था नहीं बनी तो घर के भीतर ही से कछु हिस्सा मिले। सांची कही आपने। अब इनने पिछले सालों में सब प्रयोग कर लाए। ये समाज को दे दो, वो समाज को दे दो, एक ही वोटें मिलने हैं, वो में डाको डरजे है। कछु नहीं भाव। काहे से सागर की जनता को विकास का जो सुख है वो चख लिया उसने। अब वो किसी जाति पाति पे नहीं वोट देती है, वो उस दल को वोट देती है जिस दल के मुखिया सम्मानीय नरेंद्र मोदी हैं और जिस दल के नेतृत्व मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा जनप्रतिनिधि कर रहा है। एक
गरीब परिवार के दोनों व्यक्ति, इतने गरीब कि अब उनकी इतिहास भूगोल सबको मालूम है, ऐसे व्यक्ति जब ऊपर पहुंचते हैं तो वो सही मायने में देश और प्रदेश का संचालन ठीक ढंग से कर सकते हैं। फिर उनकी योजनाएं अकेले उनके लाने नहीं होता है, जिनसे ये चंदा ले लेके चुनाव लड़े हैं आज तक 60 साल, फिर उनकी योजनाएं बनती हैं पब्लिक के लाने। प्रधानमंत्री आवास योजना ये नहीं बना सकते, 2.5 लाख रुपया दे दे के अकेले सागर में सचिन भैया 13,500 कुटीरों के लिए पैसा खाते में जा चुका है। आप कल्पना करिए कि जिन लोगों का सपना जीवन भर रहता है कि हमारी सर के ऊपर हमारी छत हो, उनका सपना कौन न पूरा करे। अब वे मुट्ठी भर लोग को आगे बढ़ाते हैं, जिनको परिवार में एक जन को तो मिल गई है कुटी, अब ये कह रहे हैं कि हमें तो मिल गई, हमारे भैया को नहीं मिली आए। अब भैया 2 ही भैयों को मिल गई है, तो अब ये कह रहे हैं हमारी माता जी को दो आओ। कुल मिला के सागर में 500 से 1000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, तो अब वे मकान कैसे बनाएंगे। ऐसे लोगों को पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और हम में विश्वास है कि आगामी 2 साल के अंदर सागर में हर एक व्यक्ति का अपना पट्टा, अपनी ज़मीन होगी, और उस पे 2.5 लाख रुपए से हम लोग उनको मकान बनाने का पैसा दे देंगे। सागर में कोई भी व्यक्ति अब किराए के मकान में रहेगा ही नहीं, उसका खुद का अपना मकान होगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, किशोर न्यायालय 100% लोगों को पट्टा की ज़मीनें हैं, 70% लोगों को पट्टे दे दें, और जिनको पट्टे मिले हैं 70% में, उसमें 99% लोगों को BLC का लाभ दे दिया। तो मैं एक किसी योजना की सफलता की वानगी बता रहा हूँ कि ऐसे काम करने का ढंग है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी छीन छीन के नहीं देता है। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बहुतायत में जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बहना योजना, ये तमाम योजनाओं का लाभ जब मिल रहा है तो जनता खुश है। तो अब जनता जान ही देख रही कि जो बनिया खड़ो होगा, जो फलानो खड़ो होगा, जो ढिमको खड़ो होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल देखती है, और ये जानती है कि कमल के फूल वाला जो भी दल होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, वो विकास के लिए काम करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। और सागर को, हम सबको सपना है कि सागर महानगर बने, तो महानगर बनाने की दिशा में हम सब मिलके काम करेंगे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन महापौर का जब चुनाव हो तो तब भी आपके सामने एक धर्म संकट है, तो अब तो पूरा महाभारत के युद्ध जैसी स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति में कैसे इन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल रहे, या कैसे इस परिस्थिति को मुकाबला कर रहे? आप जानते हैं कि हम मूल रूप से संघ के स्वयंसेवक हैं। जब संघ के स्वयंसेवक बनते हैं तो हम लोगों को एक शपथ दिलाई जाती है। हमने प्राथमिक वर्ग करो, प्रथम करो, द्वितीय करो, उसमें शपथ दिलाई जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो फिर ये जब वसुधा हमारी कुटुंब है, हम देश हित में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, सर्व कल्याणकारी काम करेंगे, तो फिर ये में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। ये विषय ही ख़त्म है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं तो हम लोग विचार पे आधारित काम करने वाले लोग हैं, विचारधारा को लेके चलते हैं। हम लोग किसी नेता के पट्टे हैं, नेता के अनुकंपा पे टिकट पाए हैं, ऐसा हमारे दल में नहीं होता है। हम लोग जो हैं विचारधारा को आगे बढ़ा के उसके आधार पे राजनीति करते हैं, और राजनीति और सत्ता प्राप्ति हम लोगों के लिए सेवा का माध्यम है,
और ये सेवा का माध्यम ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता महसूस कर रही है, जनता जानती है, जान रही है कि विकास का कहाँ हाथ है, सड़कें का कहाँ हाथ हैं। इन 5 सालों में सचिन भैया जितनी सड़कें बनी हैं, हम गारंटी दे रहे हैं इनने 60 साल में भी उतनी सड़कें नहीं बनाई। और जितनों विकास अभी इस समय हुआ है, अब हम आपको बताएं कि ये बेरोज़गारी की बातें कर रहे, आज जो बेरोज़गारी की परिस्थितियां बनी हैं वो किनकी देन है? हम तो उनके पाप को ढो रहे हैं और हमने उसको बेरोज़गारी को दूर करने के लाने इंक्यूबेशन सेंटर बना लो। आप कभी जाके देखियो, वो जो बेरोज़गार नौजवान हैं अपनों आइडिया लेके जाते हैं, उनको सब तरह की सुविधाएं वहाँ मिलती हैं, ट्रेनिंग मिल रही है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तकनीकी संसाधन, और वो अपना रोज़गार खड़ा कर रहे हैं। सागर में बहुत छोटे छोटे रोज़गार खड़े हो रहे हैं। सागर में आप जानते हैं कि फर्नीचर का बहुत स्कोप है। अभी तक आरा मशीनें लगी हुई हैं 200। अब ये 200 आरा मशीनों को हम कारखानों में तब्दील कर रहे हैं। सरकार ने हमारी अनुरोध पे एक बड़ी योजना सैंक्शन कर दी, वो को नाम है फर्नीचर क्लस्टर। अब वो फर्नीचर क्लस्टर के लाने ज़मीन भी दे दी, बिल्कुल माटी मोल ज़मीन दे दी, अच्छी बढ़िया ज़मीन। आप अपना काम करिए, उद्योग लगाइए। सरकार उसमें पैसे खर्च कर रही है, उसमें 20 करोड़ रुपए अकेली सरकार ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी। उन उत्पाद जो वहाँ बनेंगे उनकी मार्केटिंग करवे में उनको सहयोग करेगी। और सागर में 5,000 से 10,000 लोगों को रोज़गार आगामी 1 से 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है बेरोज़गार बहनों भाइयों को, नौजवानों को रोज़गार से लगाने का। और शहर में जो आरा मशीनों के चलते आगजनी घटनाएं होती थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो विज़न के साथ, प्लानिंग के साथ काम करने का जो तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और जो हमारे विपक्षी दल हैं उनने कौन टाइप को डेवलपमेंट करो है वो सागर की जनता जानत है, पूरा देश जानत है। मैं आगामी समय में कुछ काम ऐसे करने वाला हूँ जिनकी कार्य योजना बना के हमने सबमिट कर दी है। सागर के आसपास खूब जंगल है, जंगल से बहुत सारे उत्पाद निकलते हैं, चाहे आपकी महुआ हो या अन्य चीज़ें हैं, उनको आधार करके उनकी फूड प्रोसेसिंग का काम वो हम लोग करने वाले हैं। हमारे यहाँ चनौगा और आसपास खूब टमाटर होता है, उस क्वालिटी का टमाटर कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। हम वहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। हमारी मूंगफली शाहपुर की आप जानत हैं पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, हम क्यों नहीं उसको प्रोसेस करके और ये जो सॉल्टेड पीनट ये सब प्लांट हम लगाने वाले हैं। कितने छोटे छोटे उद्योग सागर में अभी लगने वाले हैं। सागर में एक चीज़ की और संभावना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। सागर में हम एक बड़ा क्लस्टर बनाएंगे, लोगों को समझाइश दे के उनकी ज़मीनों पे जैविक खेती करेंगे। वहीं एक प्रयोगशाला रहेगी, जैविक उत्पाद जो होंगे, सब्जी फल सब चीज़ें, गेहूँ दालें, वो जैविक उत्पाद जो है टेस्ट करने के पश्चात आप महानगर में भेज दो, कहीं 10 गुना कीमत बढ़ के वहाँ उन उत्पादों की डिमांड है। और वो प्रयोग अगर सफल हो गया तो हमारे यहाँ क्रांति आ जाएगी और हम जैविक उत्पादों का एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित हो जाएंगे। सागर के तालाब की जैसे आपने की कि तालाब पे भी आप बात करने को तैयार हो, एलिवेटेड कॉरिडोर तो बन गो, लेकिन तालाब अबे जी स्वरूप में देख रहा हो, अपने असल स्वरूप में कब तक पहुँचे हो? हम
हाथ जोड़ के सागर की जनता से निवेदन कर रहे हैं, आप हमारी जो इंटरव्यू जो है वो दिल्ली बौछार को बहुत अच्छे से देखें, ख़ास तौर से जो तालाब के बारे में हम कह रहे हैं वो सुने, और फिर जो हमारी डीपीआर बनी है उसे टैली कर लें। मेरी एक बात भी असत्य पाई जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा अभी। पहली बात, जो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा काम सागर के तालाब में होना था वो था जो 45 नाले अनवरत में गंदा पानी डाल रहे थे। गंदा पानी का था, सीवरेज था, नलों के शौच का पानी, वो सब पानी मिलके तालाब को गंदा कर रहे थे। वो सागर को तालाब होगा तो अब वो को केवे में हमें अच्छा नहीं लगाता है। कलेक्शन ऑफ सीवरेज, वे 45 नालों को टैप करके बंद करके उस सीवरेज को शहर के बाहर ले जाना सबसे बड़ो काम है। तो शायद हमारे विपक्षी साथियों को इस योजना का पता ही नहीं हुई है, एक ही हल्ला करते हैं डीसिल्टिंग का क्या हुआ, डीसिल्टिंग का क्या हुआ। हम आए डीसिल्टिंग पे, दद्दा हम बताएं तुम्हें डीसिल्टिंग कितनी होनी थी, वो कितनी भाई, और तुमने जो शिकायतें करी और उसके लाने निष्पक्ष एजेंसी आई, उसने पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट दी है। किसी विपक्षी साथी ने वो जांच रिपोर्ट अगर पढ़ी हो तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैंने पढ़ी उसको, उसने जो कुछ काम हुआ उसको जस्टिफाई कराया। और 45 नाले टैप करने में 4.5 किलोमीटर लंबा पाइप डाल के पूरा सीवरेज उस पाइप के अंदर करके और शहर के बाहर ले जाने का जो काम सबसे बड़ा था। डीसिल्टिंग जितनी होनी थी सागर के तालाब में 0.9 मीटर, ऐसा नहीं था कि वो में 10 फुट आ खोदने तो 0.9 मीटर मतलब 3 फुट। 3 फुट की डीसिल्टिंग सागर के तालाब में 80% हो गई। मैं कह रहा हूँ आपसे, गंगा घाट से चल के चकरा घाट होते हुए बस स्टैंड, वो हिस्सा सूखा ही नहीं। 2 बरसातें निकल गईं, भर दोपहरिया में तपों में भी वो सूखा नहीं, क्योंकि उसमें पानी का घरों का डिस्चार्ज जो है इतना है कि उसमें हमेशा पानी भरा रहा, जिसके चलते चाह के भी उसकी डीसिल्टिंग संभव ही नहीं थी। पूरे कोशिश कर ली, मशीनें, छोटी छोटी मशीनें डलवाई, वे डूब गईं। लोगों से हाथ से काम कराने की कोशिश करी तो कंधा लो वे डूब गए। तो हम क्या चाहते ये कि लोग जल समाधि ले लाएं, लोग जान बचा के भागे वहाँ से। लेकिन ओ की एवज में सागर को छोटो तालाब जिसमें डीसिल्टिंग का डीपीआर में कोई उल्लेख नहीं था, हम लोगों ने छोटे तालाब की डीसिल्टिंग उससे डबल करी जितनी डीसिल्टिंग करना शेष रह गया था। आप कागज़ उठवा लो और आप ये पूछ रहे हैं आज कि भैया वो जो मिट्टी है वह कहाँ गई। हमारे पास आए, हम दिखाएंगे उन्हें मिट्टी। यहाँ हाउसिंग बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है, आप जा समझ लो कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट पे आज भी आपको मिट्टी मिल जाएगी और उस मिट्टी से उस पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का है, सरकारी ज़मीन है, हम लोगों ने कोशिश करी कि सरकारी ज़मीन पे डालो ताकि कभी कोई पूछताछ हो तो बता पाएँ। कनेरा देव में जो हमारा शमशान था उसमें बहुत बड़ा गड्ढा था, उस पूरे गड्ढे को भरने का काम किया। तिली शमशान घाट, वहाँ उस मिट्टी को डाला गया। ऐसे अलग अलग पॉकेट में जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता थी उस मिट्टी को डाला गया है। और जब वो मिट्टी निकली है तो इसका जो साइंटिफिक तरीका है वो ये है कि उसके लेबल लिए जाते हैं कि जब उसका काम शुरू हुआ तब लेबल क्या था, जब आपने डीसिल्टिंग कर दी तो लेबल क्या आ गया। वो लेबल का जो डिफरेंस है, अंतर जो है, वो अंतर से आप निकाल लेते हैं कि इतनी क्यूबिक मीटर मिट्टी जो है निकल गई। सो भैया वो कैलकुलेशन है, अगर मैथमेटिक्स जानत हो, गणित को ज्ञान हो तो आ जाओ और देख लो उसको कि उतनी मिट्टी निकली कि नहीं। अगर ये गणित गलत सिद्ध कर देंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ ये जो कहेंगे वो मैं मान लूँगा।
फिर तीसरी चेक हमने लगाया था कि वहाँ पे जितने डंपर निकलते थे उन डंपरों का हम लोगों ने वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हर एक नंबर डंपर जो लोड होके वहाँ से निकला है उसकी एंट्री है, तो उस एंट्री से जो टोटल ट्रक और डंपर निकले उससे और वो चीज़ें हम लोग टैली कर चुके हैं, दोनों टैली हो रही हैं। तो जो इंडिपेंडेंट एजेंसी ने वो की जांच करी वो ऊंचे ही ना कर ली है। ये सब हुआ है। डीसिल्टिंग के लिए कंसल्टेंट ने बहुत स्पष्ट हम लोगों को चेतावनी दे दी थी। मेरी इच्छा थी वो जब वो ये देखने आए थे कि हम कितनी डीसिल्टिंग कर सकते हैं, तो उस क्रूज में छोटा वाला वो हम भी बैठ के गए थे। एक एक जगह पे वहाँ निशान लिया गया। फिर ये तय हुआ कि 0.9 मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। जब हमने जिद करी तो उनने कहा कि अगर आपने डीसिल्टिंग ज़्यादा करने की कोशिश की, नीचे सब चट्टाने हैं, आप अभी चले जाओ आपके गंगा घाट पे, पूरे में वहाँ से लेके यहाँ तक सब में चट्टाने हैं। और चट्टानों की डीसिल्टिंग के लिए आपको चट्टानों में बारूद लगानी पड़ती उसको, और अगर कोई बहुत बड़ी क्रैक डेवलप हो गई होती तो वो पानी कहाँ चलो जातो, तो जो पाप जो है कोई लेवे तैयार नहीं था। ये खतरा कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए डीसिल्टिंग सिर्फ 9 मीटर का डीपीआर में है, और सागर के तालाब की डीपीआर हमारे टाइम पे नहीं बनी। जब कमलनाथ जी 16 महीने की सरकार में आए, उस समय की डीपीआर है। उस समय इन्हें ही तय किया कि 0.9 मीटर ही खोदेगा। उसी समय उसका टेंडर हुआ। गलत एजेंसी जो चुनी गई, सागर की सबसे घटिया एजेंसी जो है कामों की, वो तालाब की एजेंसी है। मैं कह रहा हूँ आज बुंदेली बौछार के माध्यम से सागर की जनता को, सबसे घटिया है। कैसे मुश्किलों में उससे काम निकलवाया है ये हम लोगों का दिल ही जानता है। हम लोगों ने मकान बनाने में कभी इतना समय न दो ही अपनों, उससे 100 गुना समय हमने लोग तालाब में गए होंगे। अब सागर के तालाब में बचो का है, डीसिल्टिंग हो गई, टैपिंग हो गई 45 नालियों की। अब सिर्फ वहाँ पे पाथवे बनाना है। तो पाथवे भी हम कहाँ बना रहे हैं, जहाँ पे नीचे पाइप डला हुआ है उसके ऊपर पाथवे 90% कंप्लीट हो गया। ओपन एयर थिएटर, रेस्टोरेंट, ये सारे आमोद प्रमोद की चीज़ें सब वहाँ बन रही हैं। अधिकतम 4 महीने में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। सागर की जनता उसको देख लेगी। और अब जे आ गए ज्वालामुखी पे, ज्वालामुखी हटाने का काम चल रहा है, लेकिन ज्वालामुखी हटाने का काम एक सीमा में ही हो सकता है, वो कर रहे हैं। और एलिवेटेड कॉरिडोर्स में आप जाएंगे चक्रा घाट से तो लेफ़्ट साइड की ज्वालामुखी लगभग समाप्त प्राय है। अब ये पीछे पड़े हैं कि आप सिंगाड़ी की खेती क्यों नहीं अलग कर रहे, तो जो पाप हमसे क्यों करवा रहे हो। एक समुदाय विशेष, हमारे जो मछुआरे हैं, हमारे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो हैं, उनकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन है वो। रैकवार समाज, अगर हम आज उनकी वो फसल को नष्ट कर दें तो भूखे मरने की स्थिति आएगी। अनेक लोग आत्महत्याएं करेंगे। उन आत्महत्या की जिम्मेदारी लेते हैं क्या ये? कम से कम हम उनकी लाशों पे सागर की या सौंदर्यीकरण नहीं चाहेंगे। एक 15 दिन रुक जाइए, 15 दिन में उनकी फसल पक के चली आएगी। उसके बाद सागर के तालाब को बिल्कुल हम क्लीन कर देंगे, ज्वालामुखी का एक अंश नहीं रहने देंगे। और मैं लोगों को स्मरण कराना चाहता हूँ, और अपने साथियों को जो विपक्षी दल के साथ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि सागर में को तालाब को जलकुंभी विहीन करने का काम
अगर कभी एक बार इस इतिहास में हुआ है तो वो काम मेरे द्वारा हुआ है, या मैं अपने आप को वो नहीं कह रहा हूँ, सागर की जनता के सहयोग से किया था मैंने। जो जितनी स्वयंसेवक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन भी आए, इन्हें छोड़ के ये नहीं आए किसी श्रमदान में। मैं सुबह से लेके दोपहर तक 5 से 6 घंटे तालाब में रहता था। मेरा नाश्ता मछुआरों के संगे होता था, मेरा दोपहर का खाना मैं वहाँ खाता था। 2.5 महीने लगे मेरे को, और सागर से तालाब की जलकुंभी मैंने, हमारे साथियों ने मिलके, सागर की जनता ने मिलके हटाई थी। तो जलकुंभी हटाने के लिए अब तो पूरा संसाधन है, पूरा प्रशासन है, वो सब हटा लेंगी। बड़ा विषय नहीं है, उसको विषय को बड़ा किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि देखिए तालाब में कुछ नहीं हुआ। सागर के तालाब का सब काम हो गया है। सतह पे अकेला सिंगाड़े की खेती लहलहा रही है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सागर के तालाब की सौंदर्यीकरण की जल्दबाजी में हम उन रैकवार समाज की उस रोजी रोटी पे आघात करेंगे, तो ये पाप हम नहीं करना चाहते। 15 दिन में 20 दिना में का बिगड़ जाए। हम यही मानते हैं कि लोग हमें तनक भ्रमित होके कम वोटें दे दें, सो कर ले भैया तो जो। लेकिन सागर का तालाब 2 से 3 महीने के अंदर अपने यौवन पे होगा, और सागर का तालाब हिंदुस्तान के टॉप 10 जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, टॉप 10 तालाबों में एक होगा। वो हमारे सागर का गौरव बनेगा, ये मैं आज गारंटी के साथ कहता हूँ। और हमारी इसमें एक भी शब्द में अगर कोई फ़र्क हो जाए तो मैं विधायक बनने के बाद भी इस चुनौती का सामना करूँगा। और जैसे हमारे विपक्षी साथी अगर ये कुछ आरोप लगाते रहते, आप मेरी पृष्ठभूमि जानते हैं, मैंने जीवन में ईमानदारी की राजनीति की, दलगत राजनीति में कभी पढ़ा नहीं। मैंने इसको सेवा का माध्यम ही बनाया है, और सेवा का माध्यम बना के ही हम काम कर रहे हैं। मैं सागर की जनता से अपील करना चाहता हूँ। हालांकि अपील क्या करूँ, सागर की जनता सब जान रही। ये तो हमारे विपक्षी साथी चिल्ला चोट मचा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो ध्वनि निकालेंगे वो प्रतिध्वनि उनके कान तक वही पहुंचेगी, और मेरे से जो ध्वनि निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी, सकारात्मक निकलेगी, और वही प्रतिध्वनि वापस मिलके मुझे आशीर्वाद के स्वरूप ये सब जो जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है वही प्रतिध्वनि है। तो मैं इन्हें सलाह यही कही दूंगा कि ये भी अब सकारात्मकता की ओर जाएं, ये भी अब विकास की ओर जाएं, ये भी अब इस सच्चाई को समझें कि जुमलेबाजी से अब राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी धरातल पे, अब राजनीति होगी ईमानदारी की, अब राजनीति होगी विकास की। एक बस 2 छोटे से सवाल और हैं कि जब आपने कही कि आप ही चुनाव के बाद अब चुनाव नहीं लड़ने को आपको ऐलान है, तो का आपने सुनील भाई साहब से या निधि भाभी से कही नहीं कि ई बार तो हम लड़ रहे हैं, तुम अगली बार लड़ लियो, यही बार का जरूरी है? ये विषय उनके स्वयं के निर्णय लेने का था। परिवार के लोगों ने अवश्य कोशिश की कि एक ही परिवार के 2 लोग ना लड़ें। भाग्य देखिएगा, भाग्य ने हमारा हमेशा साथ दिया। हमारा टिकट पहले घोषित हो गया, तो एक जो ऊहापोह की स्थिति थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं तो ये मानता हूँ कि कमलनाथ जी को या और नीति निर्धारकों को एक राजनीतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए था। उन्हें इस तरह की स्थितियां नहीं बनानी चाहिए थी कि एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच में इस तरह का चुनाव हो, कलह हो, परेशानी हो, और ऐसे परिवार टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो ये इनका उद्देश्य ही है कि परिवार तोड़ो,
अभी तक तो ये देश तोड़ने का काम कर रहे थे, अब ये परिवार तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सागर की जनता अच्छी से जान गई है कि इनका उद्देश्य और कुछ नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि इनकी पराजय सुनिश्चित है, लेकिन ऐसे नटा गटा फंसा दो, ऐसे परिस्थितियां पैदा कर दो कि अब उन्हें ये लग रहा है कि सागर में शैलेंद्र जैन का भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का कोई विकल्प नहीं है। तो अब वो विकल्प नहीं है तो वो ये औंधे सीधे काम करके और परिवारों को परेशान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इनको सागर की जनता ने पिछले चुनाव में जो भी 1.5 साल पहले हुआ था उसमें जवाब दे दिया। ऐसा जवाब दिया था कि उनकी समझ में तो निश्चित रूप से आ गया था। अभी भी हमें लग रहा है कि तनक बहुत कसर रह गई है, तो सागर की जनता सूद समेत, ब्याज समेत और जो कहते हैं ना शास्ती लगा के उस पर क्या ठोक देते हैं, एक सजा के बतौर इतनी बड़ी जीत का अंतर मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को कि जिसकी गूंज न केवल भोपाल में कमलनाथ जी के कानों तक पहुंचेगी, इनके आका अगर सुन पाएं दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उन तक इस गूंज इस जीत की पहुंचेगी। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, सागर की जनता पे पूरा भरोसा है। एक आखिरी सवाल जो है, जो राजनीति से हट के है, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत सारे हमें भोपाल में भी लोग पूछत कि शैलेंद्र जैन जी धोती और पगड़ी इको राज, चूंकि अब तो उम्र के हिसाब से तो शायद अब धोती सूट भी करे, लेकिन बहुत लंबे समय से आप कई सालों से पहन रहे हो पगड़ी, इको राज जो है इंटरव्यू में बस आज आपसे। ये जो धोती है ये इस देश के लिए नई नहीं है। आज की जो नई पौध है उसके लिए नई चीज़ हो सकती है। धोती हमारा परिवेश रहा है, हमारे दादा ने जीवन पर्यंत धोती पहनी, हमारे परदादा और सब लोग धोती पहनते थे। कभी मैं जब किसी त्यौहार पे, यज्ञ पे या ऐसे अवसरों पे धोती पहनने का मौका आया तो मैंने ये महसूस किया कि फिर धोती उतारने का मेरा दिल ना हो, ऐसा लगे कि ये धोती जो है इससे ज़्यादा आरामदायक कोई और पहनावा हो नहीं सकता। और धीमे धीमे हमने इसको त्यौहार के अलावा भी, धार्मिक अनुष्ठान के अलावा भी पहनना शुरू किया। तो सुबह से शाम काम करने के पश्चात जब हम घर आते थे तो अगर पैंट शर्ट में होते थे तो मैं थोड़ा थक जाता था। ये कसा हुआ पैंट, बेल्ट बांधे हैं, तो ऐसा लगता था इसको कब उतार के फेंकें। लेकिन धोती ऐसी है कि कोई थकान नहीं होती। दिन भर में हमारा क्लाइमेट जो है देश का, उसके अनुरूप है हमारी धोती। ये जीन्स और बाकी का पहनावा जो है यूरोपियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, जहाँ पे शीत ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्किन टाइट कपड़े पहनने का चलन है, वहाँ के लिए आवश्यकता है। वो हमारी आवश्यकता थोड़ी ना है, लेकिन हमने उसको कॉपी कर लिया। हमारी आवश्यकता, हमारा पहनावा धोती ही होना चाहिए। और धोती पहनने के बाद अगर कोई लोगों को ये भ्रम हो कि व्यक्ति दौड़ेगा कैसे, चलेगा कैसे, तो वो मेरे पास आ जाए। मैं उनके साथ जितना तेज़ वो चल सकते हैं उतने तेज़ चल के बता सकता हूँ, और दौड़ने की बात हो तो मैं दौड़ भी इसमें लगा सकता। मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ धोती पहन के। तो मैं समझता हूँ धोती कुर्ता से बेहतर कोई भी यूनिफॉर्म, कोई भी पहनावा हमारे देश के लिए, इससे बेहतर कोई पहनावा नहीं है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। जब विधानसभा में पहली बार मैं धोती पहन के पहुँचा, यंग आदमी धोती पहने तो एक थोड़ा सा कौतूहल, अनेक लोगों ने मजाकिया लहजे में बात की। लेकिन जब हम रोज़ ही पहनने लग गए तो उन्हें फिर जिज्ञासा हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये कहाँ मिलेगी। मैंने कहा कि हमारे पास, आप बोलिए, आप में आपकी इच्छा है। कहना सोच रहा हूँ मैंने अगले दिन जाके उन्हें धोती गिफ्ट कर दी।
तो कहने लगे अब धोती तो आ गई, अब पहनेंगे कैसे। तो कुछ विधायक साथियों को मैंने अपनी धोती पहनाना भी शुरू किया। उसका परिणाम ये हुआ, उज्जैन संभाग में एक विधानसभा है घटिया, उस घटिया के जो तत्कालीन विधायक थे वो धोती पहन के आने लग गए। और जब वो धोती पहन के आते थे तो मुझसे मिलने ज़रूर आने लगे, मेरी बॉन्डिंग हो गई। फिर सिवनी के जो विधायक हैं, अभी भी हैं, मुनमुन, तो मुनमुन राय जो हैं वो धोती पहन के आने लग गए। वो तो मुझसे पास में ही बैठते हैं, तो जब भी वो आते थे तो पहले मेरे से मिलते थे कि भैया देखो ठीक लग रहा है। तो धोती शने शने हमारे पहनावे का हिस्सा बन जाए। और अभी शुरुआती दौर में नौजवानों को या बाकी लोगों को तीज त्यौहार, कुछ अपने जन्मदिन पे, अपने परिजनों के श्राद्ध के समय, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, तब आप पाएंगे धोती क्या चीज़ है। तो धोती पहन के जो आनंद की अनुभूति उनको होगी, उसके बाद वो कभी कोई जीन्स वीन्स नहीं पहनेंगे, तब वो धोती ही पहनेंगे। पगड़ी पगड़ी का ज़रूर हमारा अलग विषय है, धार्मिक विषय है। हमने गुरुजी से इस संबंध में वो ली हुई है, तो उसके चलते मुझे उसका पालन करना पड़ता है। तो जब तक मैं पब्लिक में रहता हूँ तब तक हमारी इस पे पगड़ी रहती है। लेकिन पगड़ी भी हमारी परंपरा रही है। हमारे बाप जितने पूर्वज थे या तो पगड़ी पहनते थे या टोपी पहनते थे। मैंने अपने बब्बा जी को घर के बाहर बगैर टोपी के जाते नहीं देखा। ये हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा का हम अगर निर्वहन कर रहे हैं तो उस परंपरा का निर्वहन करने पे मुझे गर्व है। मुझे अपनी धोती पे गर्व है, मुझे अपने पहनावे पे गर्व है, क्योंकि मुझे अपने देश पे गर्व है। तो धोती और ये सब पगड़ी जो है ये मेरे जीवन का अंग बन गई है। और मैं चाहता हूँ कि नौजवान साथी और अन्य लोग भी इसको अपनाएं, ताकि सही मायने में हम भारतीय बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जैन जी, विधायक सागर। बड़ी रोचक चर्चा पूरे इंटरव्यू में भई। और अब चुनाव का दौर है, 17 तारीख को मतदान है। जो भी लोग इंटरव्यू को देख रहे हैं, बुंदेली बौछार के दर्शकों से अपील है कि मतदान जरूर करें। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।